लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमारा थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो, इसके पहले हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ग्राफिकल मेथड में हमने ग्राफ के थ्रू देखा था कि दो लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्शन ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे पॉइंट निकालते हैं। क्रैमर रूल क्या बोलता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, और अभी यहाँ पे dx क्या है dy क्या है ये सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। d जो होता है वो हमारा होता है a1 a2 और b1 b2, और dx क्या है c1 c2 b1 b2, और dy क्या है a1 a2 और c1 c2। सबसे पहले हमारा d क्या है, d जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है वो भी आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला ध्यान रखना है, x जो होता है dx अपॉन डी है, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, यानी कि ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अभी सबसे पहले a1 a2 यहाँ पे वैल्यू आएगी क्या, किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी रहती है। यानी कि अगर यहाँ पे 2 3 6 9 लिखा हुआ है तो क्या निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से यहाँ, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। डायगोनल मतलब अपोजिट साइड वाले एलिमेंट का। 9 2 जा क्या होता है 18 माइनस 6 3 जा क्या होता है 18, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0, है ना। और वही चीज़ यानी कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब भी, तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अभी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है वो हम लोग को समझने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, यानी जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 होता है, और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2 होता है। यानी कि जैसे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9 लिखा है, यहाँ पे 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12 लिखा है। अभी a1 क्या है, a1 जो है वो पहले वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट ये रहा, यानी कि 3 जो है हमारा वो a1 हो जाएगा, और 4 जो है हमारा दूसरे वाले इक्वेशन का a2 हो जाएगा, और वैसे ही ये b1 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c1 है और ये c2 है। बहुत सारे इक्वेशन में हम लोग को लीनियर पेयर जब भी दिया रहेगा तो हम लोग को नॉर्मल जनरल फॉर्म में दिया नहीं रहेगा, यानी 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग को 9 को उस साइड लेके शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 9 हमें जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो हमारा इज इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में रहना चाहिए, और ये अपोजिट साइड में रहना चाहिए। इतना समझ में आ गया है सबको। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, ये याद रखना है आपको। और d और डी एक्स और डी वाई कैसे निकलेगा, अभी जैसे जैसे एक एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते जाएंगे हम लोग को समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं 5 प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका देखते हैं। डिटर्मिनेंट निकलता कैसे, डिटर्मिनेंट मतलब ये डी की वैल्यू अगर कोई डिटर्मिनेंट के अंदर है तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। 3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, 3 में हमको समझ जाएगा कि किसी भी डिटर्मिनेंट की, यानी कि तीनों का तीनों डिटर्मिनेंट में ही निकालना है, तो हम लोग को सबसे पहले डिटर्मिनेंट समझ में आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है। क्रैमर रूल में हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना रहता है, तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले हमको कैसे सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी आएगी, सबसे पहले वो सीख लेते हैं। उसके बाद ये 5 प्रॉब्लम हम लोग सीख जाएंगे। तो जैसे ये 5 प्रॉब्लम और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग सीख जाते हैं, क्रैमर रूल बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको एलिमेंट बोला जाता है। जो डायगोनल एलिमेंट का जो डिफरेंस रहता है, यानी कि ये डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला डायगोनल एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा। अभी देखो आप 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर माइनस करना है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद माइनस करना है, मल्टीप्लाई बाय 2/7, 2 को मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया, यानी कि ये डायगोनल एलिमेंट माइनस ये डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय -4 और -14, तो ये आंसर आ गया -18, यानी कि ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी -18। समझ में आ रहा है आप सबको कि जैसे ही हमको कोई भी डिटर्मिनेंट दिया रहेगा तो समझ जाना डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो क्रॉस डायगोनल एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे आंसर आता है। ये हो गया हमारा दूसरा डायगोनल एलिमेंट।
और इसका ये दूसरा वाला डायगोनल एलिमेंट, यानी कि ये वाले डिटर्मिनेंट में भी दो डायगोनल एलिमेंट का क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लीकेशन करूंगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 करूंगा तो 0 हो जाएगा, माइनस करना है। यहाँ पे देखो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन लिखा हुआ है पहले से, तो बाहर हम लोग को माइनस पहले ही करना है, लेकिन ये -7 है तो -7 को -7 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। समझ में आ रहा है? यानी कि जो एलिमेंट यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है, आपको ब्रैकेट लगाना है, थोड़ा सा स्टेप वाइज चलना है। क्रैमर रूल बहुत आसान है, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज नहीं चलोगे तो सिंबल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है सबकी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 3 21, इसकी वैल्यू आ गई मेरी 21। समझ में आ रहा है इतना सबको? यानी कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले वो निकालूंगा, क्योंकि क्रैमर रूल में हमको डिटर्मिनेंट ही ज़्यादातर निकालना है, क्योंकि dx भी एक डिटर्मिनेंट है, d भी एक डिटर्मिनेंट है, dy और d तो हमेशा डिटर्मिनेंट ही है। यानी कि सब कुछ डिटर्मिनेंट में है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो डिटर्मिनेंट को सबसे पहले सीखते हैं। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, माइनस करूंगा मैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3, है ना। 3 और 3 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है 7/6 -1/2 -5/2, है ना। यानी कि मैंने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट का इसका मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख दिया, जो कैंसिल हो रहा था मैंने कैंसिल किया, बाकी को वैसे ही रख दिया। ठीक है, तभी क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 - 15, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। 3 5 = 15, 3 2 = 6, अपॉन में सबके आ गया 6, तो -8/6 आ गया, 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो आ गया -4/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी आप सबको समझ गई रहेगी कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। डिटर्मिनेंट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका सिंबल जैसे ही आपको समझ जाता है आप तुरंत का तुरंत डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, कोई भी इसमें मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो 5 बेसिक प्रॉब्लम लिया हुआ है मैंने, जिसको मैं क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करने वाला हूँ, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालने वाला हूँ। यानी कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर, दोनों इक्वेशन को कौन से कोऑर्डिनेट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के लिए x = dx/d है, y = dy/d। अभी dx और dy इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, dx dy और d 3 चीज़ हम लोग को फाइंड करना है, उसके बाद हमारा x और y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट हमको तुरंत मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमको दिख रहा है पहला इक्वेशन हमारा 3x - 4y = 10 है, और दूसरा इक्वेशन 4x + 3y = 5 है। यहाँ पे दोनों इक्वेशन में मुझे सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमको क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करने को बोलेगा तो हमको जनरल फॉर्म देखना है हमारे इक्वेशन का कैसा रहना चाहिए। जनरल फॉर्म में वेरिएबल वाला टर्म एक साइड में और कांस्टेंट वाला टर्म दूसरे साइड में, दोनों इक्वेशन में होना चाहिए। तो क्या है, वेरिएबल मेरा एक साइड में है और कांस्टेंट वाला टर्म दूसरे साइड में है, तो यानी कि ये मेरा जनरल फॉर्म में है इक्वेशन। x वाला टर्म पहले लिखा हुआ है, y वाला टर्म बाद में, उसके बाद कांस्टेंट का टर्म लिखा हुआ है ना। तो जैसे ही हमको दिख जाएगा कि जनरल फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले उसका d निकाल लेंगे। d क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट क्या रहता है, यानी कि सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे x का, यानी फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट लिखेंगे, 3 और 4 है यहाँ पे, और सेकेंड वेरिएबल में देखिए यहाँ पे प्लस रहता है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ +(-4), ऐसा भी लिख सकता हूँ, यानी कि हम लोग का b1 की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ जाएगी। समझ रहे हैं ना माइनस कैसे आया हुआ है वहाँ पे, यानी कि हमारा इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में है वो कैसा है, प्लस में है, तो अगर माइनस में दिख रहा है तो माइनस हम लोग को करना पड़ेगा। यहाँ से मेरा निकल गया b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू है मेरी 3, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ अपना डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इसके पहले हम लोग ने सॉल्व किया था 3 क्वेश्चन। डायगोनल एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। डायगोनल एलिमेंट क्या है, 3 3 = 9 -4 मल्टीप्लाई बाय -4। -4 क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ जाए -4 प्लस कैसे हो रहा है, तो आप लोग कभी कभी यहाँ पे प्लस भी कर सकते हो। 4 4 = 9, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 16, तो हो गया यहाँ पे 25, जो हमारे d की वैल्यू आ गई है। तो क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करते टाइम हमको क्या चाहिए, d चाहिए पहले, दोनों x और y दोनों निकालने के लिए डिनोमिनेटर में d चाहिए हमको, तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया है, d निकाल लिया है। अभी हमको क्या चाहिए, dx चाहिए। dx क्या होता है, यानी कि x का जो कोएफिशिएंट रहेगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 और 4 था,
है ना, डिटर्मिनेंट में 3 और 4 था, तो x के कोएफिशिएंट, अगर x यहाँ पे है तो x के कोएफिशिएंट को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है कांस्टेंट के कोएफिशिएंट से। तो क्या करूंगा मैं, 3 और 4 लिखा था हुआ था, यहाँ पे 10 और 5 लिख दूंगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहला d वाले में x और y का कोएफिशिएंट लिखना है, dx वाले में x का कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट का कोएफिशिएंट लिखना है, dy वाले में y वाले कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट का कोएफिशिएंट लिखना है, बस सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो 10 और 5 लिख दिया मैंने। बाकी मेरा y का कोएफिशिएंट -4 और 3 था, तो मैंने -4 और 3 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। यानी अभी क्या करूँगा, डायगोनल एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 3 होता है 30 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5 4 जा 20, तो मेरा dx की वैल्यू आ जाएगी 50। d निकल गया, dx निकल गया। अब dy निकाल लेते हैं, तो dy की वैल्यू मेरी क्या आएगी, dy जैसे रहेगा तो y वाले कोएफिशिएंट का हम लोग को क्या करना है, इंटरचेंज करना है किससे, कांस्टेंट वाले कोएफिशिएंट से। यानी कि 4 और -4 और 3 जहाँ पे वहाँ पे 10 और 5 लिख दूंगा मैं। बाकी सेम टू सेम जैसा था मेरा d वैसा ही रखूंगा। यानी कि 3 और 4 एज इट इज लिख दिया मैंने। -4 और 3 की जगह पे मैं क्या करूंगा, c वाले टर्म को लिख दूँ, यानी कि 10 और 5। तो यहाँ से dy की वैल्यू 5 3 जा होता है 15 माइनस 10 4 जा होता है 40, तो हो जाएगा 25, वो भी नेगेटिव में क्योंकि बड़ी वैल्यू है 40। तो dy की वैल्यू मेरी निकल गई है -25। अभी हम लोग x की वैल्यू निकाल देते हैं बाय क्रैमर रूल। x इज इक्वल टू dx अपॉन डी और y इज इक्वल टू dy अपॉन डी होता है ना। यानी x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy बाई डी। यही फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। x dx कैसे निकलता है यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो dx हमारा कितना हुआ, dx हमारा है 50 डिवाइडेड बाय 25 और dy में y इज इक्वल टू dy मेरा कितना है -25 डिवाइडेड बाय 25। कैंसल आउट होके बच गया -1 मेरी y की वैल्यू और x की वैल्यू आ गई है 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज x, y इज इक्वल टू 2, -1। सेकेंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हमको चेक करना है वो है हमारा कि पहला जो हमारा लीनियर इक्वेशन दिया है वो जनरल फॉर्म में है कि नहीं, वो चेक करना। तो सबसे पहला इक्वेशन देखिए, एक्स वाई वाला टर्म हमेशा हम लोग का लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, राइट साइड में हमारा क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट का टर्म। तो यहाँ पे देखिए सब पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में दिया है, तो राइट साइड में मेरा 0 आ गया है। तो इसको पहले मैं कन्वर्ट करूंगा जनरल फॉर्म में। तो यहाँ पे भी दोनों का इक्वेशन हमारा क्या हो गया है, जनरल फॉर्म में नहीं है। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, गिवन इक्वेशन इन जनरल फॉर्म विल बी 4x, खाली 4 को उस साइड लेके चले जाऊंगा तो मेरा बच जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे 5y को खाली लेफ्ट साइड में आ जाऊंगा, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ये हो गया मेरा फोर्थ इक्वेशन। क्या हो गया है इसमें, क्या क्या प्रॉब्लम दिख रही थी मुझे, खाली जनरल फॉर्म में नहीं था, जनरल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अभी मुझे यहाँ से डी निकल डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल सकती है, dx और dy भी यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या सीखा था, जो d होता है, d के लिए x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट एलिमेंट की जगह पे रखना है। यानी कि यहाँ पे 4 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले ही हम लोग ने देखा था कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी 5 4 जा होता है यहाँ पे 20 माइनस 6 3 जा होता है 18। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी d की मेरी 2। समझ रहे हैं यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है? अभी dx निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, x का कोएफिशिएंट यानी कि dx निकालना है तो x के कोएफिशिएंट की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट रख दूंगा। x का कोएफिशिएंट ये है तो कांस्टेंट क्या है मेरा 4 और 8, यानी कि 4 और 6 की जगह पे मैं 4 और 8 कर दूंगा। बाकी को सेम टू सेम 3 और 5 था तो 3 और 5 रख दिया मैंने। ये निकल जाएगा मेरा dx। 5 4 जा होता है 20 और 8 3 जा होता है -24। माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट करना रहता है मुझे। तो dx की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -4। समझ में आ रहा है इतना सबको?
ये मेरा dx निकल गया। अभी dy की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि मेरे इक्वेशन में, मेरे क्रैमर रूल में x dx और dx d और dy चाहिए रहता है, तीन चीज़। तो मेरा dx निकल गया, d निकल गया, अभी बचा है मेरा dy। तो dy की जगह पे क्या करूँगा मैं, y का कोएफिशिएंट जो है d वाले पहले वाले डिटर्मिनेंट में y वाले का कोएफिशिएंट जो है वो हटा के c वाला टर्म रख दूंगा, यानी कि y वाला 3 और 5 की जगह पे मैं 4 और 8 रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा 4 और 6 पहले से ही है, और y वाले कोएफिशिएंट की जगह पे मैं 4 और 8 रख देता हूँ। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 8 4 जा 32 माइनस 6 4 जा 24, तो क्या बच जाएगा 8, यानी कि dy की वैल्यू मेरी क्या आ गई 8। तीन चीज़ मुझे मिल गया है, तीन ही चीज़ की ज़रूरत रहती है मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या करूँगा मैं, x इज इक्वल्स टू बाय क्रैमर रूल, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, और y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, है ना। dx की वैल्यू है मेरी -4 अपॉन 2, और y इज इक्वल्स टू डी वाई की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 2। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू -2, और यहाँ से आएगा y की वैल्यू 4, यानी कि x इज इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू 4, यानी कि द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज x, y इज इक्वल्स टू -2, 4। हमारा थर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है। थर्ड प्रॉब्लम को भी हमको क्रैमर रूल के थ्रू फाइंड आउट करना है। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर जनरल फॉर्म में नहीं रहेगा तो जनरल फॉर्म में पहले से ही इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स वाई वाला टर्म यानी वेरिएबल का टर्म एक साइड में है और कांस्टेंट का सम दूसरे साइड में है। तो यानी कि हम लोगों को वेरिएबल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं डायरेक्ट डी निकाल सकता हूँ। डी की वैल्यू क्या आ जाती है, x का कोएफिशिएंट, यानी x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, 1x भी लिख सकता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे है 2, अभी देखो वहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में था, यानी कि ये -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना इतना सबको। तो क्या हो जाएगा 3 1 जा -3 और -2 2 जा 4, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा -7, यानी डी का आंसर मेरा क्या आ गया -7। अभी dx का आंसर कैसे निकालेंगे, dx के आंसर निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट को हम लोग कांस्टेंट वाले कोएफिशिएंट से इंटरचेंज कर देंगे। x वाला कोएफिशिएंट 1 2 है, तो -1 और 12 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, बाकी जो था वैसे ही का वैसे ही रखा हुआ है। तो क्या हो गया मेरा -3 इंटू -1, तो ये जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। माइनस करूँगा मैं 12 2 जा क्या होता है 24, तो 3 - 24 तो -21 होता है, ये हो गया मेरा। तो ये हो गया dx की वैल्यू आ गई मेरी -21। और dy की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy की वैल्यू निकालने के लिए मैं y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दूंगा कांस्टेंट के कोएफिशिएंट से, यानी कांस्टेंट से इंटरचेंज कर दूंगा y वाले को। तो क्या आ जाएगा मेरा 1 और 2 पहले से ही है, और 2 और -3 की जगह पे -1 और 12 लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है सबको। 12 1 जा होता है यहाँ पे 12, माइनस करेंगे 2 इंटू -1। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे माइनस तुरंत दिख गया तो तुरंत रुक जाना है। तो क्या हो जाएगा 12 + 2 इज इक्वल्स टू 14। ये हो गया मेरा dy का वैल्यू। d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। बाय क्रैमर रूल x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी और y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी। dx हम लोग को पहले से ही पता है, x के dx की वैल्यू कितनी है -21 अपॉन डी की वैल्यू मेरी कितना है -7, और y की वैल्यू क्या निकालने के लिए dy मेरा है 14 और ये है मेरा -7। 7 3 जा 21, तो आ जाएगा ये माइनस माइनस कैंसल आउट होके x की वैल्यू 3 आ गया, और y की वैल्यू 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू आ गई माइनस ऊपर चला गया तो -2। तो सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन विल बी x, y इज इक्वल्स टू 3, -2। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 6f - 4m इक्वल टू -12, 8m - 3n इज इक्वल्स टू -2। इस पे आसान ही है, बस माइनस ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। नहीं तो ये इसको सॉल्व कर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तब वीडियो देखना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि दोनों इक्वेशन मेरा जनरल फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि x यानी कि वेरिएबल वाला टर्म एक साइड में है, कांस्टेंट वाला टर्म दूसरे साइड में है, वही मुझे चाहिए था।
तो यहाँ से मैं d की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो d की वैल्यू क्या होती है, पहला वाला वेरिएबल यानी कि m वाला, अभी x था, इसके पहले x था तो x देखा था, अभी यहाँ पे mn है तो mn देखना है, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि x लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि x और y ही हमेशा आएगा। तो सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन का 6 और 8 लिख दिया मैंने एलिमेंट की जगह पे, और दूसरा वाला -4 और -3, ये देख रहे हो आप लोग, -4 और -3, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है, इतना ध्यान देना है आप लोगों को। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो -18 हो जाता है, माइनस करूंगा तो 4 8 जा -32, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय -4 कर देता हूं मैं, तो -18 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा 14 आंसर आएगा, वो भी प्लस में, यानी कि d की वैल्यू मेरी क्या आ गई 14 आ गई। तो वैसे ही dx निकाल सकता हूं मैं, dx के जगह dm निकालना है, अभी हमेशा x नहीं निकालना है, अभी यहाँ पे m दिया हुआ है तो dm निकाल दूंगा मैं। तो dm की जगह पे m का कोएफिशिएंट को c से रिप्लेस कर दूंगा, -12 -2 और -4 और -3 जैसे था वैसे रख दिया मैंने। तो -3 12 3 जा क्या होता है 36 और 4 2 जा क्या होता है -8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, ये वाला भी मल्टीप्लाई पर करके प्लस हो गया, 36 जाएगा तो बचेगा कि यहाँ पे 28, यानी कि dm की वैल्यू क्या आ गई 28 आ गई। समझ में आ रहा है सबको। वैसे ही dn की भी निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे अभी n था तो n, यहाँ पे y था तो y लिखते थे, यहाँ पे m है तो m लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना सबको। यानी कि dx कब लिखेंगे जब x y वाला रहेगा, dy कब लिखेंगे जब यहाँ पे y रहेगा। mn क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे m और n एज अ वेरिएबल है यहाँ पे। तो n के लिए क्या करूँगा मैं, n का कोएफिशिएंट को गायब कर दूंगा, n वाला ये है तो वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, जैसा था 6 और 8 पहले ही लिख दिया मैंने, और दूसरा n की जगह पे जो है वो मैं लिख दूंगा -12 और -2। समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा -12, 2 6 जा -12 होता है, माइनस करूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय -12 तो क्या हो जाएगा -12, 12 8 जा 96, वो भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आ रहा है। 96 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 84, यानी कि dn की वैल्यू हमारी क्या आ गई 84 आ गई। अभी हम लोग को n पता ही है, n इज इक्वल्स टू dn/d और m इज इक्वल्स टू dm/d, है ना, यही होता है। तो n की वैल्यू मेरा पहला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए dn क्या है मेरा, dn मेरा दिख रहा है यहाँ पे 84 है, 84/14, और m मेरा क्या है, m मेरा क्या हुआ है यहाँ पे, dm है मेरा 28, तो 28/14, 28/14, तो 14 6 जा 84 होता है, n की वैल्यू आ गई 6 और m की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2। ठीक है, यानी कि द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज m, n 2, 6। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में हमारा पहला वाला इक्वेशन देखो जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन दूसरा वाला भी जनरल फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपॉन में 2 दिख रहा है मुझे, इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको पूरे के पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी क्यों कर रहा हूँ मैं 2 से, अभी हम लोग ने एलिमिनेशन मेथड देखा था, तो एलिमिनेशन मेथड में भी ऐसा एक इक्वेशन आया था हम लोग को। तो ऐसा इक्वेशन जैसे ही डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है तो हम लोग को सॉल्व करने में थोड़ा टफ लगता है, तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये 2 जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2x - y इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अभी देखो 2 वाला इक्वेशन को हम लोग ने मॉडिफाई किया हुआ है, तो ये हमेशा अभी ये वाला इक्वेशन को हम लोग को लेना नहीं है, इतना ध्यान में देना। अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो तो बाद में वही लोगे तो फिर से वही तो आ जाएगा, वैल्यू 1/t ही तो आएगा, तो हम लोग को टफ आसान थोड़ी हुआ, हम लोग का ये काम वेस्ट चले जाएगा। इससे अच्छा ये क्या करूँगा 1 और 3 को लूँगा, तो d मेरा क्या आ जाएगा 2/2, 2 और 2 आ गया ये वाले एलिमेंट पे, और 3 और -1 आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो माइनस था तो यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा 3 और -1 इज इक्वल्स टू, अभी क्या कर देंगे डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2 होता है, -3 2 जा
6 तो आ गया मेरा -8, ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू आ गई। तो dx की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट का कोएफिशिएंट रख दूंगा मैं, ये देखो है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, x का कोएफिशिएंट 2 और 2 था, तो मैं क्या रख दूंगा, 2 और 1 रख दूंगा यहाँ पे, 2 और 1। तो जो y का कोएफिशिएंट था वैसे का वैसा ही रखा, तो मेरा क्या हो गया, -2 -3 इज इक्वल्स टू -5, ये हो गया मेरा dx, है ना। dx निकल गया और d निकल गया, अभी बचा है मेरा dy। y के क्या करूँगा, y का कोएफिशिएंट मैं चेंज करूँगा, y का कोएफिशिएंट ये है, इसके जगह पे 2 और 1 रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 पहले से ही था, यहाँ पे 2 और 1 कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा मेरा 2 1 ज़ा 2 -2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया मेरा dy की वैल्यू क्या आ गई मेरी, -2। dx निकल गया, dy निकल गया, d निकल गया, तो मेरा x इज इक्वल्स टू बाय क्रैमर रूल क्या होता है हम लोग का, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d और y इज इक्वल्स टू dy बाय d, यही होता है। तो x की जगह पे dx क्या है मेरा -5 और d क्या है मेरा -8 और y क्या है मेरा, dy मेरा है -2 और d है मेरा -8, तो 1/4 हो जाएगा ये, और ये 5/8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/8 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज x, y इज इक्वल टू 5/8, 1/4। ये हो गया हमारा क्रैमर रूल, यानी कि अभी 1.1 एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और क्रैमर रूल, इन तीनों से हम लोग ने क्या सीख लिया है कि दो लीनियर इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट जो होता है, जो हमको फाइंड आउट करना था, तो वो कैसे निकालते हैं। तीनों में से तीनों बहुत ही आसान है, क्रैमर रूल तो और आसान है, एलिमिनेशन मेथड भी आसान ही है, ग्राफिकल मेथड भी आसान है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में बस थोड़ा सा खाली लॉजिक लगाना है हम लोग को, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन हम लोग इक्वेशन कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा।